हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पेपर कब कौन सा हो जाए कोई पता नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं हम। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी से प्रश्न है, हिंदी साहित्य का है, तो लगातार लगे रहिएगा आप लोग। तो चलिए, एक से बढ़ के एक मैंने प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। साहित्य भी है और यहाँ से आप लोगों का वर्णमाला यानी कि बेसिक हिंदी से भी, व्याकरण से भी पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक से बढ़ के एक प्रश्न। तो चलिए चालू करते हैं। पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है पूछ रहा है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। आगे देखते हैं, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? यह एक अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि मानी जाती है? तो अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। अगला है, छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? तो छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या होंगे? लारिया और खलटाही। कौन सा है? लारिया और खलटाही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, आकार बहुला भाषा कौन सी है? तो आकार बहुला भाषा कौन कौन आती है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली आती है। कौन कौन सी होंगी? 4 भाषाएं हैं जो आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। एक आधे प्रश्न आप लोगों को पहले के क्वेश्चनों से रिपीटेड मिलेंगे, बट ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग बिल्कुल इसको लगातार कंटिन्यू करिएगा। राजभाषा में का वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कितने राज्य आते हैं? तो 10 राज्य आते हैं। आगे के प्रश्न में है, वह 10 राज्य कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली थी? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली थी? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को यहाँ के भारतीय संविधान के अनुसार इसको हिंदी की भाषा मानी गई। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? किस अनुच्छेद के अनुसार, यानी किस आर्टिकल के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? किसके अनुसार होगी? तो 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। आगे देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? तो किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? 92 संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था। कौन कौन सी है? मैथिली, डोगरी और 2 और हैं। मैथिली, डोगरी अभी याद नहीं आ रहा है, बताएंगे आप लोगों को। आगे के प्रश्न में है भी ये क्वेश्चन। खस से किस भाषा का विकास हुआ है? तो खस से किस भाषा का विकास हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। प्रयाग में हुई थी, यानी कि इलाहाबाद में हुई थी, जो आज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। अगला है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला, हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? तो हिंदी एक प्रहरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। क्या कहा जाता है? हिंदी एक प्रहरी कहा जाता है। अगला, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला है, उक्त व्यक्ति प्रकरण
किसका ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का ग्रंथ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है नूर मोहम्मद की दो रचनाएं कौन सी हैं? तो नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं। अगला है ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं? तो ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां 5 आती हैं। कौन कौन सी हैं? भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी यानी मथुरा की भाषा। अगला है स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन होंगे? विष्णु दास हैं। कौन? विष्णु दास हैं। अगला है ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? तो ब्रज भाषा का उदय काल है 1000 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा का उदय काल माना जाता है। अगला है संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक है अहदमाण की रचना है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ईस्वी में जो लिपि सुधार समिति गठित की, उसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ईस्वी में जो लिपि सुधार समिति गठित की, उसके अध्यक्ष कौन हैं? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष हैं। अगला है लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो बुंदेली बोली में लिखा गया है। किसमें? बुंदेली बोली में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना देखिए, हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियां हैं? तो हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियां आती हैं? आकार बहुला प्रकार की बोलियां आती हैं। कौन सी? हरियाणवी कौरवी और हरियाणवी और कौरवी। अगला है मुल्ला वजही कृत कौन सी रचना है? मुल्ला वजही की कौन सी रचना है? सब रस। कौन सी रचना मानी जाती है? तो सब रस किसकी है? मुल्ला वजही की रचना है। अगला है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमाइक लिपि से हुई है। अगला है ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकास किसका हुआ है? गुप्त लिपि का विकास हुआ है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, जिसे कहा जाता है क्या? देवनागरी लिपि। तो यह है केवल प्रश्न घुमाकर पूछा जा रहा है, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला है देवनागरी लिपि का मानवीकरण कब हुआ है? तो देवनागरी लिपि का मानवीकरण हुआ है कब? 1966 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1966 ईस्वी में हुआ है। किसका हुआ है? तो देवनागरी लिपि का मानवीकरण हुआ है 1966 ईस्वी में। यहाँ से अब देखने को मिलेंगे आप लोगों को दूसरे तरह के प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको पहली बार यह प्रश्न देखने को मिलेगा जो आप लोगों की परीक्षा के लिए यानी कि टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग पूरे प्रश्नों को कंटिन्यू करिएगा। एक से बढ़ के एक प्रश्न को मैंने रखा है, तो चलिए चालू करते हैं। निर्मला प्रेमचंद्र की रचना है, किस पर आधारित रचना है? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर आधारित रचना है। कौन सी? निर्मला। किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की रचना है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह पर आधारित यह रचना है। अगला है तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो किस पर आधारित है? ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर नारी की कहानी पर लिखी गई रचना है। अगला है सुनीता, किसकी रचना है? तो सुनीता जैनेन्द्र कुमार की रचना है। विधवा विवाह पर आधारित रचना है। इसके पात्र कौन है? मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो सुनीता इसकी मुख्य पात्र मानी जाती है। टीजीटी, पीजीटी में लमसम ऐसे ही पात्र, नायक, नायिकाएं, इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वर्ष के पेपरों में देखा ही होगा, जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे आप लोग, तो यहाँ इस तरह के प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलते हैं। अगला है परख, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ये भी जैनेन्द्र की है, पर किस पर आधारित है? ये भी विधवा विवाह पर आधारित यह रचना है। यह उपन्यास है, बट ये क्या है? रचना है। त्यागपत्र सभी को पता होगा, जैनेन्द्र कुमार की रचना है, पर किस पर आधारित पूछता है? तो यह आधारित है मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित रचना है। नायिका कौन है? मृणाल नामक भाग्यहीन स्त्री,
यानी कि भाग्यहीन युवती पर आधारित रचना है। अगला है सुखदा। सुखदा भी जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो सुखदा के जीवन पर आधारित रचना है। इसके मुख्य पात्र कौन है? तो यह सुखदा इसके मुख्य पात्र माने जाते हैं। अगला है नदी के द्वीप, अज्ञेय जी की है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का इनका पूरा नाम है। तो किसकी रचना है नदी के द्वीप? यौन संबंधों को केंद्र में बनाकर जीवन की परिक्रमा दर्शाया गया है। क्या? नदी के द्वीप। अगला है अपने अपने अजनबी, अज्ञेय जी की रचना है। सेल्मा कैंसर से पीड़ित एक महिला है और योको एक नव युवती है। तो इन्हीं के जीवन पर आधारित यह रचना लिखी गई है। किसने लिखा है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है। क्लियर हुआ? अगला है दिव्या। किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। बौद्ध काल की घटनाओं पर आधारित दलित पीड़ित नारी की करुणा कथा पर आधारित यह रचना है। कौन सी? दिव्या। अगला है तिरिया चरित्र, शिवमूर्ति की रचना है। नायक कौन है इसमें? बिमल के साथ ससुर का अमानवीय व्यवहार। पहले उनके ज़माने में होता था कि ससुर अपनी बहुओं के साथ अमान्य व्यवहार करते थे या उनको मानते नहीं थे, उनके साथ गलत बिहेवियर करते थे। उसी पर आधारित यह रचना है। कौन सी? तिरिया चरित्र शिवमूर्ति की रचना है। अगला है अग्निगर्भा, अमृतलाल नागर की रचना है। यह किस पर आधारित है? दहेज और नारी दमन का निकृष्टतम रूप है। बूंद और समुद्र किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। विधवाओं के विडंबनापूर्ण स्थिति पर आधारित रचना है। कौन? बूंद और समुद्र। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित्र किसकी रचना है? यह है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। कौन सी? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य की कहानी रचित है किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे की रचना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्र गुप्त की रचना मानी जाती है। अगला है पुण्य या पुष्प या पुण्य 613 ईस्वी की रचना है। ये हिंदी का प्रथम कवि किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। पुण्य या पुष्प या पुण्य। अगला है राजा मुंज की कौन सी रचना है? तो यह पहले देखिएगा कि राजा मुंज की रचना कब लिखी गई थी? तो 1993 में लिखी गई है। हिंदी का प्रथम कवि कौन थे? गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल जी। इनका पूरा नाम क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल, दोनों ने मिलकर लिखा है राजा मुंज की प्रथम कहानी। अगला है अब्दुल रहमान की कौन सी रचना मानी जाती है? तो यह 12वीं सदी की रचना है। हिंदी का प्रथम कवि कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्लियर हुआ? तो चलिए, आज ये रहे आप लोगों के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो नोट जरूर कर लेना, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लेना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।